मिलेगी। आज ही पृथ्वीराज की जयंती है और जिसको विषय रखा गया है वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पृथ्वीराज चौहान। मैं आपसे एक ही अनुरोध करना चाहता हूं कि किसी भी राष्ट्र या समाज के भविष्य का निर्धारण उसकी जो वर्तमान पीढ़ी है वो उसके चरित्र और उसके संस्कारों के द्वारा किया जाता है। ऐसा पृथ्वीराज चौहान के 26 वर्ष की आयु में क्या था कि उन्होंने अपना नाम संपूर्ण हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर एक स्वर्ण अक्षरों में लिखवा दिया। यदि आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर अपन देखें तो आज के परिप्रेक्ष्य में जब एक माँ अपने युवा 26 वर्ष के युवा को कहती है कि बेटा अब तू 26 साल का हो गया है, मेरी आयु हो रही है, मैं वृद्ध होती जा रही हूं, अब तुम शादी कर लो, एक बहू लेकर आ जाओ। तो बेटा अपनी माँ से कहता है सॉरी मॉम, मेरा अपना कैरियर नहीं बना है, मुझे अभी अपना कैरियर बनाना है। जब आज के 26 वर्ष के युवा से पूछते हैं तो वो कहता है कि 26 साल में मेरा कैरियर नहीं बना है। और 830 साल पहले जिस व्यक्ति ने इतिहास के अंदर अपना पराक्रम, अपना शौर्य, अपना प्रबंधन, अपना प्रशासन लिख दिया, तो उस व्यक्ति के अंदर ऐसी क्या चीज थी जिसने 26 साल की उम्र के अंदर सम्राट बनकर अपना इतिहास, अपना नाम इतना गौरवान्वित कर दिया कि लगभग 829 साल के बाद भी आज में उसे याद करते हैं। पृथ्वीराज चौहान के अलावा यदि आप संपूर्ण विश्व का इतिहास पढ़ेंगे तो संपूर्ण विश्व के इतिहास के अंदर यदि विश्व के इतिहास के प्रथम पृष्ठ पर कोई इतिहास लिखा गया है तो भारत का इतिहास लिखा गया है। और जब हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो भारत के इतिहास में यदि कोई गौरवान्वित करने वाला इतिहास है तो वो राजस्थान का इतिहास है। और जब अपन राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं तो राजस्थान का इतिहास तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक हम मारवाड़ में दुर्गादास राठौड़ को, मेवाड़ में महाराणा प्रताप को और अजमेर में पृथ्वीराज चौहान को नहीं पढ़ते। यदि अपन देखें कि हमारा देश संपूर्ण विश्व में विश्व गुरु था, हमारा देश भी एक भूभाग का टुकड़ा था, जो अलग देश थे वो भी भूभाग के टुकड़े थे, वहां भी जीव थे, वहां भी प्राणी थे, वहां भी प्रकृति थी, वहां भी जल, वायु, अग्नि सब चीजें थी। परंतु इस देश के अंदर ऐसी क्या चीज थी कि इस देश ने अनेकों वर्षों तक संपूर्ण विश्व का नेतृत्व किया और विश्व गुरु के रूप में पहचाना और जाना गया। यदि इस देश के अंदर कोई चीज थी तो हमारा देश के संस्कार और हमारे देश की संस्कृति थी, जिसको लेकर पृथ्वीराज चौहान, दुर्गादास राठौर, महाराणा प्रताप, बल्कि उन जैसे अनेकों योद्धाओं ने इसको जीवित रखा, जिस वजह से लगभग 750 साल तक विदेशी आक्रांताओं के अंदर देश रहने के बावजूद आज भी हमारा देश गौरवान्वित महसूस करता है। और संपूर्ण विश्व आज किसी देश की तरफ देख रहा है तो आज भी पुनः वो भारत की तरफ देख रहा है कि आने वाली सदी के अंदर यदि कोई विश्व का नेतृत्व कर सकता है तो वो भारत कर सकता है। तो इसलिए मैं आज समस्त युवाओं से, मातृशक्ति से यही कहना चाहूंगा कि पृथ्वीराज को चौहान को बनाने वाली जो महिला थी वो कपूरी देवी थी। ये पृथ्वीराज चौहान नहीं, कपूरी देवी ने पृथ्वीराज चौहान को बनाया। जीजाबाई ने शिवाजी को बनाया, दमयंती बाई ने प्रताप को बनाया। इसी तरह से संस्कार कोई ऐसी चीज नहीं है कि ट्यूशन ले ले या 2 घंटे जाकर पढ़ ले और संस्कार आ जाएंगे। ये परिवार में साथ बैठकर जब अपन अपने पूर्वजों को, अपने महापुरुषों को याद करेंगे, उनकी जयंती मनाएंगे और आने वाली पीढ़ियों के अंदर उनकी संस्कृति की बात करेंगे, कि संस्कृति जब इतने वर्षों तक विदेशी आक्रांताओं के हाथों में रहने के बावजूद जीवित रही तो आने वाले समय में भी संपूर्ण विश्व को आशा जो है वो भारत से है। यदि हम भारत का इतिहास देखें, लखावत साहब ने काफी विस्तृत इतिहास के बारे में बताया, तो जब हम भारत का इतिहास देखें तो जब हूणों का अत्याचार भारत में बढ़ने लगा तो भारत की जनता वशिष्ठ ऋषि के आश्रम पहुंची और उस ऋषि से अनुरोध किया कि जो हूणों का अत्याचार इस देश के अंदर बढ़ता जा रहा है, इसको रोकने के लिए आप कुछ कीजिए। तो उस गादी पर विराजमान संत ने वहां एक यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ में 4 क्षत्रियों को बुलाया गया, जिसमें परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चाहुमान, जो कि चौहान थे, उनको यज्ञ से पवित्र कर अग्नि का संकल्प दिला उनको अलग अलग क्षेत्रों के अंदर भारत माता की रक्षा के लिए भेजा गया। चौहाना को जो क्षेत्र था वो अजमेर और नागौर का क्षेत्र था, जहां पर कि वो जाकर उस क्षेत्र के भारतीय, उस क्षेत्र के नागरिकों की रक्षा करे, सुरक्षा करे। जैसा आप सबको विदित है कि अजयपाल जी ने अजमेर की स्थापना की थी। उन्हीं की पीढ़ी के अंदर महाराज सोमेश्वर थे, जो स्वयं भी बड़े पराक्रमी थे।
अनेकों युद्ध जीतने के बाद जब वो युद्ध का जश्न मना रहे थे, उसी जश्न की रात उनको एक संदेश मिला कि उनके यहाँ एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 1166 ईस्वी के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म महाराज सोमेश्वर के यहाँ पर हुआ। जब महाराणा प्रताप का जन्म हुआ तो कई राज ऋषि और कई जो वहां गुरुदेव थे, उन लोगों ने जन्म पत्री जब देखी तो उन्होंने कहा कि ये बालक बहुत ही पराक्रमी है, बहुत ही वीरशाली है, ये संपूर्ण पृथ्वी पर राज करने वाला है, इसलिए इसको पृथ्वीराज के नाम से संबोधित किया जाए। उनका नाम पृथ्वीराज रखा गया। परंतु समय और काल के साथ चलता रहा। 1177 ईस्वी के अंदर बहुत ही छोटी सी उम्र, जो 11 वर्ष की उम्र होती है, उसमें पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर का निधन। 11 वर्ष की आयु, जो एक बच्चे के लिए खेल, अटखेलियों और नादानी की उम्र होती है, उस नादानी की उम्र और अटखेलियों की उम्र के अंदर पृथ्वीराज चौहान ने अपनी नग्न आंखों से अपने पिता की जलती हुई चिता, जो धूं धूं कर उसकी आंखों के सामने जल रही थी, उसने उस चिता को देखा। उस 11 वर्ष की उम्र के अंदर जो हृदय पसीजने वाला जो दृश्य था, उस दृश्य के अंदर, उस चिता के अंदर वो बाल सुलभ क्रीड़ाएं, वो खेल, वो चंचल स्वप्न सारे धीरे धीरे करके स्वाह हो रहे। उस नादान उम्र में यदि कोई सबसे कठोर क्षण था तो पिता की मृत्यु का क्षण उसका सबसे कठोर। 11 वर्ष की उम्र में उनको ताज तो मिल गया, परंतु वो ताज सरताज नहीं, वो कांटों से भरा हुआ ताज। परंतु मातृशक्ति, जो उनकी माता थी कपूरी देवी जी ने, जो उनके संस्कार और उनकी संस्कृति और उनकी शिक्षा से उनको जो शास्त्र और शस्त्र की विद्या दी, उस विद्या की वजह से पृथ्वीराज चौहान ने कम उम्र के अंदर उस राज्य, उस क्षेत्र का जो नेतृत्व किया, वो नेतृत्व बहुत ही बखूबी निभाया गया। उनके पास दो तरह की ऐसी विद्याएं थी, जो ये कहा जाता है कि वो हमारे राष्ट्र के अंतिम शासक थे, इस पृथ्वी के वो अंतिम शासक थे जिनके पास वो दो तरह की विद्याएं थी। पहली विद्या थी वो शब्द विधिभान। वो शब्द को सुनकर बाण चलाते थे, तो शब्द को भेदने वाले बाण की यदि विद्या किसी के पास थी तो पृथ्वीराज चौहान के पास थी। हम वेदों में पढ़ते हैं प्रत्यक्ष प्राह चंडिका, यानी कि जो व्यक्ति ईश्वर की प्रार्थना करता है, देवी की प्रार्थना करता है, साक्षात ईश्वरीय शक्ति उसके सामने प्रकट होती थी, साक्षात चामुंडा उनके सामने प्रकट होती थी। वो कहते थे कि तू ही वाग्बानी, तू ही देवदानी, तू ही योग माया। ये कह के हर युद्ध को लड़ने जाते थे। जब उन्होंने इस अपनी देवी शाकंभरी माता, चामुंडे माता, योग माया की जब वो प्रार्थना करते थे, तो देवी ने कहा कि पृथ्वीराज, तुम जब भी युद्ध लड़ने जाओगे तो इस युद्ध भूमि के साथ में तुम अकेले पृथ्वीराज अपनी सेना के साथ नहीं, बल्कि मैं स्वयं 51 वीरों के साथ इस युद्ध में तुम्हारे साथ युद्ध लड़ूंगी। इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने अपने जीवन में कोई भी युद्ध नहीं हारा। पृथ्वीराज चौहान की इन दो विद्याओं के बाद बाल्यकाल के अंदर जब देखा जाए तो उस समय राजा महाराजाओं का सबसे बड़ा चैलेंज हुआ करता था आसपास की रियासतों से युद्ध। 11 साल की छोटी सी उम्र थी, तो उनके चचेरे भाई जो नागार्जुन थे, उनके मन में ये विचार आया कि यार ये गद्दी तो मेरी होनी चाहिए, इस पे शासन तो मेरा होना चाहिए। तब उन्होंने पृथ्वीराज को संदेश भिजवाया कि आप इस गद्दी को खाली कर दीजिए, ये गद्दी मेरे लिए है। जब पृथ्वीराज को ये समाचार मिला, राज्यसभा के अंदर समाचार को पढ़ा गया। उस राज्यसभा के अंदर राजमाता, उनके गुरुदेव, उनके सेनापति कर्ण सबने विचार करने के बाद निर्णय लिया। पृथ्वीराज ने कहा कि मेरे जीवन की ये पहली चुनौती है, मैं इस पहली चुनौती को स्वीकार करना चाहता हूं, हम युद्ध करना चाहते हैं। यदि पहली चुनौती को हमने स्वीकार नहीं किया और हमने युद्ध नहीं किया तो पृथ्वीराज चौहान का नाम इतिहास से मिटा दिया जाएगा। पृथ्वीराज ने कहा कि संदेश भेजा जाए, हम युद्ध करेंगे। कर्ण के नेतृत्व के अंदर युद्ध लड़ा गया और उस युद्ध के अंदर तो पृथ्वीराज की सेना पृथ्वीराज के नेतृत्व में जिस तरह से टूट पड़ी थी, तो नागार्जुन को युद्ध क्षेत्र छोड़कर भागना पड़ा। उनके सेनापति का सिर काटकर और उनके योद्धाओं को सिर काटकर उनके नरमुंडों की मालाओं को अजमेर के प्रवेश द्वार के ऊपर लगाया गया। जो प्रवेश द्वार के ऊपर नरमुंडों की मालाएं थी, ये एक संदेश था कि यदि भविष्य के अंदर इस रियासत के सामने कोई आंख उठाकर देखेगा, यदि किसी पृथ्वीराज चौहान को किसी ने ललकारने की कोशिश की तो उनके नरमुंडों की माला यहां लटका दी जाएगी। जब शासक मजबूत होता है तो उसका संदेश भी मजबूत होना चाहिए। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं
कि मैसेज शुड बी लाउड एंड क्लियर। जो भी संदेश आप देना चाहते हैं वो क्लियर होना चाहिए और लाउड होना चाहिए। ये पृथ्वीराज की नीति थी, ये प्रशासन था, ये प्रबंधन था। इसके बाद गुजरात के अंदर चालुक्य, भीमदेव चालुक्य का जो शासन था वो भी बड़ा प्रतापी शासक हुआ करते। उनके 7 भाई थे, वो नाराज होकर वहां से छोड़कर पृथ्वीराज के शासन, पृथ्वीराज के पास आ गए। परंतु उनके एक बड़े भाई थे प्रताप सोलंकी, वो गलती से पृथ्वीराज चौहान के इस सभा के अंदर बैठे बैठे उनका हाथ अपने मूंछों की तरफ चला गया। मूंछों की तरफ हाथ चला जाना मतलब चैलेंज माना जाता है, जबकि स्वाभाविक रूप से उनका हाथ गया था। परंतु उनके सेनापति कर्ण ने उनका सर कलम कर उन 7 भाइयों ने जब उसी राज्यसभा के अंदर युद्ध किया, वहां सेनापति कर्ण ने उनका सर कलम कर दिया। वहीं पर खून की नदियां बहने लगी, सबके अंदर खौफ पैदा हो गया। ये माहौल, ये मंजर, ये दृश्य कैसे बन गया? तो पृथ्वीराज सेनापति कर्ण के पास गए और उन्होंने कहा कि तुमने गलत किया है। तो कर्ण ने कहा कि मैंने शपथ ले रखी है कि मेरे शासक के सामने यदि किसी का हाथ मूंछ पर गया, यदि किसी ने चैलेंज किया, तो मैं उसका सर कलम कर दूंगा। पृथ्वीराज ने कहा वो ठीक है, परंतु ये अपने पास आए थे, ये संदेश ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि सेनापति कर्ण, आपको अपने आंखों पर पट्टी बांधनी होगी, केवल आप स्त्री समागम और युद्ध के समय इस पट्टी को खोलेंगे, आपको पश्चाताप करना होगा। कर्ण ने कहा कि आप मेरे शासक हैं, मैं आपकी बात को पूर्ण रूप से मानूंगा। और कर्ण ने उनकी बात मानी। आबू पर्वत में परमार राजा का शासन था कि उस समय जैसे चालुक्य, परमार, चौहान यही प्रतापी शासक हुआ करते थे। जो परमार शासक थे उनकी एक पुत्र और 2 पुत्रियां थी। जो बड़ी पुत्री थी वो भीमदेव चालुक्य से शादी हो रही थी। जो छोटी पुत्री थी उसका नाम इच्छनी था। वो परमार राजा चाहते थे कि वो भी अपनी सत्ता को स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे, तो अपनी छोटी पुत्री का विवाह वो पृथ्वीराज के साथ करना चाहते थे। जब भीमदेव को पता चला कि मेरे 7 भाइयों को जिस पृथ्वीराज ने मारा है, मैं पृथ्वीराज से युद्ध करना चाहता हूं, उसने कहा यह समय अच्छा है। उसने परमार राजा को संदेश भेजा कि मैं आपकी छोटी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। परंतु परमार राजा ने कहा नहीं, मैं तो इसके लिए पृथ्वीराज चौहान से बात कर चुका हूं। परमार राजा ने अपने पुत्र को संदेश देकर पृथ्वीराज के पास भेजा। वो जब संदेश लेकर पृथ्वीराज के पास आया तो पीछे से भीमदेव चालुक्य ने आबू पर्वत पर युद्ध के लिए आक्रमण कर दिया। पृथ्वीराज को जैसे ही पता चला, पृथ्वीराज ने उस चुनौती को स्वीकार करते हुए इच्छनी से विवाह करने के लिए युद्ध किया। उस भीमदेव चालुक्य शासक को पूरी तरह से पराजित किया और इच्छनी से विवाह किया। जब उन्होंने चालुक्यों पर जीत दर्ज की, तब संपूर्ण पृथ्वी पर आसपास के शासकों में यह संदेश जाने लगा कि इन्होंने नागार्जुन को बहुत बुरी तरह से हराया, नरमुंडों की माला अपने प्रवेश द्वार पर लगा दी, उन्होंने चालुक्यों को हरा दिया। यह कोई प्रतापी शासक है, अब ये रुकने वाला नहीं है, ये आगे बढ़ने वाला है। ये संदेश मोहम्मद गौरी के पास भी पहुंचा कि पृथ्वीराज का जो शासन है वो बढ़ता जा रहा है, पृथ्वीराज बहुत ही पराक्रमी शासक बनता जा रहा है। मोहम्मद गौरी को लगा कि उसका पराक्रम तोड़ना चाहिए, यदि उसका पराक्रम बढ़ा तो कल हमारे लिए खतरा पैदा कर सकता है। इस तरह से पृथ्वीराज ने न केवल चालुक्यों को, पृथ्वीराज ने न केवल नागार्जुन को, बल्कि पृथ्वीराज ने आसपास के रियासतों से अनेकों 64 युद्ध लड़े, जिसके अंदर वो विजय पाता गया। मोहम्मद गौरी ने फरमान भिजवाया, एक संदेशवाहक संदेश लेकर आया और आकर कहा कि मोहम्मद गौरी ने कहा है चौहान शासक, क्या आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए, और धर्म परिवर्तन करने के पश्चात आप मोहम्मद गौरी के शरण में आ जाइए। पृथ्वीराज ने जब ये संदेश पढ़ा तो पृथ्वीराज के संदेश पढ़ते ही उसके अंदर जो रक्त स्त्राव था वो रक्त स्त्राव 2 गुना और 3 गुना हो गया। और पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि जाकर मोहम्मद गौरी को कह देना कि धर्म परिवर्तन की बात तो बहुत दूर है, इस पत्र का जवाब मेरी तलवार युद्ध की भूमि के अंदर मोहम्मद गौरी को देगी, मैं युद्ध करूंगा। तो संदेशवाहक ने मोहम्मद गौरी को कहा कि पृथ्वीराज आपके अंदर आपका भय नहीं है, पृथ्वीराज ने आपको युद्ध के लिए ललकारा है। और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच युद्ध हुआ। जब पृथ्वीराज अपनी सेना के साथ मोहम्मद गौरी पर टूट पड़ा तो हर हर महादेव के नारों के साथ इतना भीषण और भयंकर युद्ध था कि ऐसा मानना जा रहा था कि जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति की तलवार नरभक्षी बन चुकी थी। वहां ऐसा लग रहा था कि जैसे मृत्यु के देवता और युद्ध की रणचंडी स्वयं वहां पर युद्ध के क्षेत्र में आ गई थी और अपने हाथ में खड़ग और खपर लेकर अपने दुश्मन की सेना का रक्तपान कर रही थी।
वो दृश्य देखने लायक। चारों तरफ एक ही हाहाकार था कि वैरी दल पर तलवार गिरी, वो नागिन सी फुफकार गिरी, था शोर मौत से बचो बचो, तलवार गिरी तलवार गिरी। पृथ्वीराज की जो सेना जिस तरह से टूट पड़ी, और पृथ्वीराज की सेना ने मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गौरी के लोगों को वहां भगाया, वहां से खदेड़ा। गौरी के ऊपर जुर्माना लगाया गया। गौरी जाने से पहले 3 बार मुजरा करके गया। गौरी ने अपनी हार स्वीकार की, गौरी ने माफी मांगी। अपनी संस्कृति के अंदर है कि अपने शरण में आए हुए दुश्मन भी यदि क्षमा याचना करता है तो उसको क्षमा कर देना। अनेकों बार यह चर्चा का विषय आता है। आज की जो यंग जनरेशन जो ज्यादा नहीं पढ़ती है, हमेशा ही चर्चा करती है, और नो, पृथ्वीराज ने सही नहीं किया, पृथ्वीराज ने उसको क्यों माफ किया, पृथ्वीराज को समय खत्म कर देना चाहिए था। यदि पृथ्वीराज खत्म कर देता तो यह विदेशी आक्रांता नहीं आती। परंतु मित्रों, मैंने आपसे कहा, देश और राष्ट्र का निर्माण संस्कृति और संस्कारों से होता है। ये हमारी संस्कृति थी कि जो आपकी शरण में आकर रक्षा के लिए भीख मांगता है, व्यक्ति सब कुछ भूलकर उसकी रक्षा करता है। यदि इन संस्कारों का हनन हो जाता, यदि ये संस्कार नहीं होते, तो आज हम पृथ्वीराज चौहान को 829 साल के बाद में याद नहीं कर रहे होते। ये केवल संस्कार और संस्कृति थे जिस वजह से आज हम पृथ्वीराज की जयंती मनाते हैं और पृथ्वीराज को हम याद करते हैं। चंद्र बरदाई उनके अनन्य मित्र थे। वो प्रत्येक तरह की बात अपने चंद्र बरदाई के साथ किया करते थे। उन्होंने कहा, चंद्र, अब समय आ चुका है कि अपना शासन फैलाया जाए। तो चंद्र ने कहा कि नागौर में बहुत बड़ा खजाना है। यदि अपन को ताकत बढ़ानी है तो सैन्य ताकत अपने पास है, हौसला अपने पास है। यदि अपने को किसी चीज की आवश्यकता है तो वो धन की आवश्यकता है। तब उनको पता चला कि नागौर से खजाना अपन ला सकते हैं। उसी समय सोने पे सुहागा हुआ और उनके पास दिल्ली से एक संदेश आया कि उनके नाना ने उनको याद किया है, क्योंकि उनके जो नाना है वो संन्यास लेना चाहते हैं और उनकी जो गद्दी है वो आपको सौंपना चाहते हैं। वो नाना से मिलने गए, उन्होंने उनका ऑफर था वो स्वीकार किया, और उसके पश्चात जब वो धन लेने के लिए अपनी सेना के साथ नागौर पहुंचे, तो किसी खुफिया माध्यम से गौरी को पता चला कि पृथ्वीराज धन की प्राप्ति के लिए नागौर की तरफ प्रस्थान कर रहा है। गौरी ने घात लगाकर वापस पुनः हमला करने की कोशिश की। उस हमले के अंदर भी मेवाड़ के जो महाराणा थे, पृथ्वीराज ने अपनी बहन की शादी मेवाड़ राजघराने में कर रखी थी, उन्होंने भीषण युद्ध किया। उस युद्ध में भी गौरी को हराया। इतिहास के अंदर कई जगह अनेकों बार देखा जाता है कि गौरी के साथ कितने युद्ध हुए। कोई कहते हैं 8+1 हुआ, कोई कहते हैं 20+1 हुआ, कोई कहते हैं 16+1 हुआ। पर जितने भी युद्ध हुए, अंतिम युद्ध से पहले जब जब गौरी पृथ्वीराज के सामने आया, उसको मुंह की खानी पड़ी, उसको युद्ध क्षेत्र से भागना पड़ा, उसको झूठ बोलना पड़ा, उसको सारी संस्कृति ताक पर रखकर पुनः पृथ्वीराज के लिए तैयार होकर वो युद्ध करने के लिए तैयार होकर जब ये लगा गौरी को कि अब हमारे पास खजाना है, ताकत है, सब कुछ है, उधर से जयचंद के साथ युद्ध हुआ। जब जयचंद के साथ वो भीषण युद्ध था, उस युद्ध में लगभग पृथ्वीराज चौहान के 64 सामंत शहीद हो गए, काम आ गए। काफी धन भी खर्च हुआ, काफी सामंतों का नुकसान भी हुआ। स्थितियां सही नहीं थी, विकट थी। उधर से गौरी तैयारी कर रहा था। गौरी पुनः एक बार युद्ध करना चाहता था, पृथ्वीराज को हराना चाहता था। 1192 के अंदर पुनः गौरी ने एक संदेशा भेजा, पृथ्वीराज, अब वापस समय है, तुम धर्म परिवर्तन कर मोहम्मद गौरी की शरण में आ जाओ। यदि तुम मोहम्मद गौरी की शरण में आ जाते हो तो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। पृथ्वीराज ने फिर सुना, कहा, जिस गौरी को मैंने अनेकों बार माफ कर चुका हूं, उसकी हिम्मत और हिमाकत क्यों पृथ्वीराज के सामने बात कर रहा है। परंतु गौरी को उस समय लगा कि कुछ राजा पृथ्वीराज के खिलाफ है, काफी सामंत इनके मारे गए हैं, सेनापति इनके पास अभी नहीं है, तो ये समय सही है कि पृथ्वीराज के साथ युद्ध किया जाए। वो पुनः युद्ध के लिए आया। पृथ्वीराज ने उसी हौसले के साथ में मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध किया। गौरी को लगा कि मैं युद्ध जीत नहीं सकता, तो गौरी ने एक चालाकी की। गौरी ने कहा, पृथ्वीराज, मैं पुनः क्षमा मांगता हूं, माफी चाहता हूं, मैं यहां से लौटने के लिए तैयार हूं, परंतु मैं अपने बड़े भाई के आदेश से यहां पर आया हूं। मैं अपने भाई के आदेश की प्रतीक्षा के अंदर हूं। मुझे आदेश मिलती है, छोड़, मैं वापस चला जाऊंगा, मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहता। मोहम्मद गौरी ने युद्ध विराम का अनुरोध किया, और युद्ध विराम के अनुरोध के अंदर रात का समय था। उस समय जब युद्ध नहीं हुआ करता, उस रात्रि के अंदर
मोहम्मद गौरी ने सौती हुई पृथ्वीराज की सेना के ऊपर आक्रमण किया। चारों तरफ से उसको घेर कर जब आक्रमण हुआ और उन्होंने पृथ्वीराज को जब पकड़ने की कोशिश की, जब उनको लगा, चंद्रबरदाई को लगा कि हमारे साथ धोखा हो गया है, ये गलत काम हो गया है, हमने गलत विश्वास कर लिया है, तब चंद्रबरदाई पृथ्वीराज को कहते हैं, धर पलटी, पलटी धरा, पलटी हाथ गवान, चंद्र कहे पृथ्वीराज ने, दिल पलटिया चौहान। कि अब दिन पलट गए हैं पृथ्वीराज चौहान, अब हम नहीं जीत सकते हैं। पृथ्वीराज ने जब देवी से प्रार्थना की और देवी जब साक्षात प्रकट हुई तो देवी ने अपना मुंह फेर लिया। पृथ्वीराज ने कहा कि ये क्या हुआ मां, आप तो हमें सदैव आशीर्वाद देकर युद्ध के लिए रवाना करती थी, सब मेरे साथ युद्ध लड़ती थी। तब देवी ने कहा कि पृथ्वीराज, मैं विधि के विधान को नहीं बदल सकती, जो विधि का विधान है उसे तुम्हें और मुझे सबको स्वीकार करना। तब पृथ्वीराज ने पूछा कि मेरे लिए क्या आदेश है मां। तो मां ने कहा कि तुम इस राष्ट्र के पुत्र हो और पुत्र होने का जो तुम्हारा धर्म है वो तुम्हें निर्वाह करना चाहिए। राष्ट्र धर्म तुम्हारा है वो तुम्हें निर्वाह करना चाहिए। तुम्हें राष्ट्र के बचाने के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए इस यज्ञ के अंदर अपने प्राणों की आहुति देने की आवश्यकता हो तो इस यज्ञ के अंदर अपने प्राणों की आहुति भी देनी चाहिए। युद्ध करो और युद्ध के परिणाम की चिंता मत करो। पृथ्वीराज ने अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, अपने संस्कृति की रक्षा के लिए, अपने प्रजा की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि, अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र, इन सबको बचाने के लिए पृथ्वीराज ने युद्ध का निर्णय लिया। उस युद्ध के अंदर जब पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी पकड़ कर ले गए तो वहां किस किस तरह की यातनाएं दी गई है आपको हम सबको अच्छी तरह से पता है। जैसे आंखें फोड़ दी गई, जेल में बंद किया गया। फिर चंद्रबरदाई ने कहा कि महाराज ये तो ठीक नहीं है, बदला तो अपन को लेना पड़ेगा। उन्होंने मोहम्मद गौरी से कहा कि तुमने हमारे महाराज की आंख तो फोड़ दी है, परंतु इनके पास एक कला है जो आपने देखी नहीं है। बोला वो कैसी कला है? उन्होंने कहा कि बिना आंख के भी आप निशाना साध सकते हैं। तो चंद्रबरदाई के कहने पर मोहम्मद गौरी जब तैयार हुआ और पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई की जो आपस की प्लानिंग थी तो उसके अनुरूप जब चंद्रबरदाई ने कहा कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। और पृथ्वीराज के दिल के अंदर जो अग्नि धधक रही थी, चंद्रबरदाई के कहने पर उन्होंने जो तीर का निशान मोहम्मद गौरी पर साधा, वहां की सभा के अंदर एक बार ऐसा हाहाकार मच गया कि कैसा शासक है, इसकी कैसी मां रही होगी, ये कैसा राष्ट्र रहा होगा, कैसी संस्कृति रही होगी कि इस व्यक्ति की आंखें फोड़ने के बाद, इस व्यक्ति को पराजित करने के बाद, इस व्यक्ति का शासन खींच लेने के बाद भी इसके अंदर वही आत्मविश्वास प्रज्वलित है, उसी आत्मविश्वास के साथ ही आगे बढ़ना चाह रहा। उस 1192 से 1947 तक इस देश के ऊपर जिस तरह से विदेशी आक्रांताओं ने शासन किया, उन्होंने लूट की, उन्होंने शासन किया, परंतु कोई भी विदेशी आक्रांता हमारी संस्कृति को नहीं भूल पाए। वो हमारी संस्कृति जो है वो आज जीवित है। तो जैसे कहते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पृथ्वीराज, यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पृथ्वीराज से आप यदि कुछ सीखना चाहते हैं तो राष्ट्र हमारे, जो भारत माता ये हमारी माँ है, इसकी रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कमिटेड रहना चाहिए। पृथ्वीराज ने जिस तरह से 26 वर्ष की आयु के अंदर एक शासक बनकर अपना नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखवा दिया, ये जो कार्य पृथ्वीराज ने किया वो आज युवा का संकल्प होना चाहिए। आज के समय के अंदर समय बदल चुका है। आज का समय टेक्नोलॉजी का टाइम आ चुका है। आज का समय अलग तरह की एजुकेशन का टाइम आ चुका है। यदि आप समय के साथ बदलना चाहते हैं तो समय के साथ बदलना तो ठीक है, परंतु यदि समय के साथ अगर आप बदले नहीं भी तो ये भी बात सत्य है कि आज की जो शिक्षा है इसके साथ अपने को इसके साथ चलना होगा। परंतु सांस्कृतिक शिक्षा से ही राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। आप चाहे किसी भी भूभाग, किसी भी क्षेत्र से आते हैं, आप चाहे अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, चाहे हिंदी माध्यम में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, आप किसी भी माध्यम में शिक्षा ग्रहण कीजिए। आप अपना भविष्य इस देश में बनाइए, देश से बाहर जाकर आप अपना डंका बजाइए, परंतु जो राष्ट्र के संस्कार हैं, समाज के जो संस्कार हैं, उनको साथ लेकर चलिए। पृथ्वीराज से जो पढ़ना है वो पृथ्वीराज का सुशासन, पृथ्वीराज का धर्मशील, पृथ्वीराज की प्रजावत्सल्य, पृथ्वीराज का शौर्य, पृथ्वीराज का प्रबंधन,
पृथ्वीराज की सृजनात्मकता और पृथ्वीराज का प्रशासन, ये आज के युवाओं के लिए, आज की मातृशक्ति के लिए, कि किस तरह से कपूरी देवी ने संस्कार, शास्त्र और शस्त्र का ज्ञान देकर पृथ्वीराज को पृथ्वीराज बनाया, उस तरह से आप अपने आने वाली पीढ़ी को किस तरह से राष्ट्र को समर्पित कर सकती है, कार्य आवश्यक है। आप शिक्षा चाहे देश में ले रहे हैं, चाहे देश से बाहर ले रहे हैं, तो आप जहां कहीं भी शिक्षा लेना चाहते हैं, उस जगह के अंदर, आपके हृदय के अंदर भारत माता का प्रेम धड़कना चाहिए। राष्ट्रीय संस्कृति से राष्ट्र का, सांस्कृतिक शिक्षा से राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। परंतु आज के समय में अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि अनेकों उदाहरण में युवाओं से कहना चाहता हूं कि यदि आपने अपने आप को अपडेट और अपग्रेड नहीं किया, तो हो सकता है कि इस वैश्विक दौड़ के अंदर हम कहीं पिछड़ न जाएं। कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, जैसे नोकिया, राजदूत, मर्फी, डायनोरा, HMT, बजाज, एम्बेसडर, इन सब चीजों की गुणवत्ता में कमी नहीं थी। इन सब में बहुत गुणवत्ताएं थी। ये अपने टाइम के मार्केट के लीडर थे, परंतु ये समय के साथ नहीं बदले, इसलिए मार्केट से बाहर हो गए, मार्केट से अलग। जिस तरह से कोरोना की वैश्विक महामारी के अंदर अपन देख रहे हैं कि विज्ञान किस स्तर पर जा चुका है, जिस तरह से हम आज जो आपस देशों के अंदर सीमाओं को लेकर विवाद है, जल को लेकर विवाद है, आपस में मतभेद है, मनभेद है, इन सब चीजों को उभारने के लिए आज एक शिक्षा, संस्कृति, राष्ट्र के प्रति विचार, इन सब चीजों का होना बहुत आवश्यक है। आप समय के साथ बदलते रहिए, समय के साथ अपडेट और अपग्रेड होते रहिए, परंतु जो आपकी जगह है, जैसे स्वामी जी ने कहा था, स्वामी जी ने कहा कि जब आप संपूर्ण विश्व को देखते हैं तो आपका कंपटीशन अपने घर में नहीं है, आपका कंपटीशन समाज में नहीं है, आपका कंपटीशन संपूर्ण विश्व के अंदर है। परंतु एक चीज का याद रखिएगा, जब आप संपूर्ण विश्व को देखते हैं उस समय आपके पांव इस धरती माता, अपनी भारत माता पर टिके हुए हैं। आप संपूर्ण विश्व से कंपटीशन कीजिए, परंतु अपने मन के अंदर जिस धरती के ऊपर खड़े हैं उसकी आग अपने हृदय के अंदर प्रज्वलित रखिए। तो मैं समस्त युवाओं से, मातृशक्ति से, बुजुर्गों से, भाइयों बंधुओं से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि आज की जो संगोष्ठी है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पृथ्वीराज, सांस्कृतिक शिक्षा से राष्ट्र का निर्माण, इसके ऊपर काम करना होगा। समय के साथ चलते हुए संस्कृति को जीवित रखना होगा। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ औकाश सिंह जी लखावत साहब का, प्रकाश कंवल जी का, जिन्होंने ये मौका दिया कि आप सबसे एक तरह का, हालांकि एक तरफा संवाद था, सबसे मिलने का अवसर था, थोड़ा इंटरेक्शन भी होगा। कोरोना काल के बाद में वापस जब अगली बार इस तरह का आयोजन किया जाएगा, एक बार बैठकर संवाद करेंगे। औकाश सिंह साहब, आप हम सबका मार्गदर्शन कीजिए, किस तरह से राष्ट्र का निर्माण सांस्कृतिक शिक्षा से हो सकता है। प्रकाश जी कंवल साहब, आपकी जो टीम लगी हुई है वो टीम इसी तरह से कार्य करती रहे। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। निश्चित रूप से मैं, क्योंकि बात आपने बहुत ही महत्वपूर्ण करी है, मैं एक मिनट में मैं चाहूंगा, क्योंकि बेसिकली आपने बोल दिया, उसके बाद लखावत जी क्योंकि अध्यक्षता भी कर रहे हैं और प्रस्तावना भी आप ही की है, तो निश्चित रूप में मैं कहूंगा कि 2 लाइन के अंदर वैसे अपनी बात को एक बार आप संदेश दें, ऐसा आवाज चालू करके एक बार संदेश दें, ऐसा आपसे निवेदन है। लखावत साहब आवाज चालू कर ले, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज चालू करके आवाज चालू कर ले एक बार। जी 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 बोले भाई। माननीय शेर सिंह साहब का आज बौद्धिक सुना, वह बौद्धिक जिसमें भारत है, जिसमें ज्ञान है, जिसमें इतिहास है, भारतीय संस्कृति है, भारत की जीवन पद्धति है, आज की चुनौती है, और चुनौती का सामना करने के लिए हमारे सामर्थ्य की और हमारे आगे का रास्ता दिखाने का काम आपने किया। बहुत ही सुंदर आपका भाषण हुआ, संबोधन हुआ। निश्चित रूप से इस दिशा में समयबद्ध रूप से कुछ न कुछ करने के लिए हम सब लोग लगेंगे। आज जोधपुर में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ इसीलिए, पर हम चाहते हैं कि चप्पे चप्पे पे ये सारा कार्यक्रम हो, लोग सब एकत्र आए या आए। और ये मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का संदेश पढ़ रहा था, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान जयंती पे अपना संदेश भेजा है। प्रधानमंत्री जी को अभी हम सुन ही रहे हैं। निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान कालजयी है,
समय की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है। इसलिए अनंत तक, जब तक, जहां तक हमारा सोच है, जहां तक हमारा विचार जा सकता है, जहां तक हमारी लेखनी जा सकती है, वहां तक हम इस सब को लेकर के जाएं। आज एक बहुत सुंदर मार्गदर्शन शिव सिंह साहब ने किया। निश्चित रूप से हम सब लोग व्यवहारिक रूप से इस पे लगेंगे। बिल्कुल, निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो गोष्ठी है, इस गोष्ठी के अंदर, गोष्ठी क्या है आज एक्चुअली इतना बड़ा, मैं कह रहा हूँ जो युवा पीढ़ी यदि समझती है, तो आज आपने जो संदेश दिया है, निश्चित रूप से यदि युवा पीढ़ी उस पर रास्ते पे चलेगी तो निश्चित रूप से बात मान के चलिएगा कि आने वाला जो समय है वो समय निश्चित रूप से भारत का उज्जवल भविष्य होगा। हम भारत माता की जय करेंगे और निश्चित रूप से विश्व गुरु को बनाने का जो हमारे जो बन के हर व्यक्ति के मन में संकल्प है, उस संकल्प को करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, श्री भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद लखावत साहब। आज के इस कार्यक्रम में आप लोग रहते हुए लोगों को बहुत जानकारियां दी। निश्चित रूप से समय की निश्चित रूप से कमी मुझे लग रही थी, परंतु आपने जो खुलकर बोला उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये वीरों की भूमि पर अवसर मिला, लेकिन भाइयों बहनों, आज भी हम सब पृथ्वीराज चौहान के पराक्रम को याद करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? पृथ्वीराज चौहान को याद कर करके हमें प्रेरणा मिलती है कि नहीं मिलती है? हमारे रोंगटे खड़े होते कि नहीं होते हैं? वीरता का भाव पैदा होता कि नहीं होता है? हमारे में से किसी ने पृथ्वीराज चौहान को देखा था क्या? नहीं देखा था। लेकिन हर राष्ट्र के जीवन में त्याग, तपस्या, वीरता, संवेदना, करुणा, दया, ममता, ये सद्गुणों की घटनाएं पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरणा देती रहती है। और इसलिए हर पीढ़ी का दायित्व होता है कि ऐसी घटनाओं का बार बार स्मरण किया जाए, समयानुकूल उसमें से अच्छी